गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने बिजनेस स्टैट के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसमें हम स्टैटिस्टिक के बेसिक मीनिंग्स, उस वर्ड के ओरिजिन और उसकी कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एज ए सब्जेक्ट अगर स्टैटिस्टिक को पढ़ा जाए तो इसका बेसिक सा मीनिंग होता है कि डाटा कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाई करना, उसको प्रेजेंट करना और उसको इंटरप्रेट करना, उसके मतलब निकालना, ताकि उनका हमारी दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए यूज़ किया जा सके। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए, स्टैटिस्टिक वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, ये वर्ड आया कहाँ से, तो इसके बारे में दो तथ्य हमारे पास मौजूद हैं। एक तो है कि ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जहाँ पर इसका मतलब है स्टेटस, जो वर्ड है स्टेटस। एक कहते हैं कि लैटिन लैंग्वेज के स्टेटस वर्ड से स्टैटिस्टिक आया है। दूसरा है इटालियन के स्टैटिस्टा वर्ड से स्टैटिस्टिक बना है। दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेटस। अब स्टैटिस्टिक का पॉलिटिक्स के साथ क्या लेना देना है? स्टैटिस्टिक और पॉलिटिक्स वैसे तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक का इससे क्या रिलेशन है, इसके आगे दो बातें उससे पता लगेगा कि पॉलिटिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। प्राचीन काल में जब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने दो तरह की समस्याएं आती थी, तो उसके लिए वो दो तरह के डाटा कलेक्ट करते थे। कौन से? फर्स्ट है पॉपुलेशन और सेकंड है लैंड। फर्स्ट है पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा, दूसरा है लैंड रिलेटेड डाटा। पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा क्यों इकट्ठा करना पड़ता था उनको? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में यूथ कितनी है, ताकि उनको उनकी आर्मी में भर्ती किया जा सके। टोटल यूथ की कैलकुलेशन करने के लिए वो पॉपुलेशन का सहारा लेते थे, तो पॉपुलेशन की गणना करते थे। दूसरा है लैंड रिलेटेड डाटा क्यों इकट्ठा करते थे? ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस स्टेट की लैंड कितनी है, कवरेबल लैंड कितनी है, और वहाँ से वो कितना टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये दोनों बात कनेक्ट होके यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेटस इनसे रिलेटेड होता है। तो स्टैटिस्टिक हमारा दो लैंग्वेज, एक लैटिन लैंग्वेज, दूसरा इटालियन लैंग्वेज, उसके स्टेटस वर्ड और स्टैटिस्टा वर्ड से आया है, जिनका मीनिंग होता है हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल स्टेटस। पॉलिटिकल क्यों यहाँ पर वर्ड आया? क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना होता था, दूसरा लैंड से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना होता था। लैंड से क्योंकि टैक्स चाहिए उनको, और पॉपुलेशन से क्योंकि उनको यूथ चाहिए जो आर्मी में भर्ती की जा सके। मीनिंग, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टैटिस्टिक को अगर हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि डाटा को कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाई करना विभिन्न बेसिस पर, उसको प्रेजेंट करना जैसे डायग्राम, टेबल, पाई चार्ट वगैरह में, और उसको इंटरप्रेट करना। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स में आता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड दो अप्रोच हैं। एक है प्लूरल अप्रोच, प्लूरल सेंस बोल सकते हैं उसको, प्लूरल सेंस, और दूसरा है सिंगुलर सेंस। अब प्लूरल सेंस क्या कहती है? प्लूरल सेंस कहती है कि डाटा को अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक का मीनिंग होगा। इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड in the form of in the numerical form
फॉर्म। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या हुआ? स्टैटिस्टिकल मेथड मीनिंग कि हम डाटा को एकत्रित करने के लिए किन किन मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे उसको कलेक्ट करते हैं तो उसको किस मेथड से कलेक्ट करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे तो उसको किस मेथड से क्लासीफाई करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे तो उसके लिए किन किन फॉर्मूलों का, किन किन मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। तो अब इनको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। एक बार ये देख लो, इसको मैं इरेज करूँगा कि स्टैटिस्टिक होती क्या है एज ए सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक का मीनिंग है कि डाटा कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाई करना, उसको एनालाइज करना, उसको प्रेजेंटेशन करना ग्राफ में, पाई चार्ट में, और उसको इंटरप्रेट करना। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? लैटिन वर्ड के स्टेटस से, इटालियन के स्टैटिस्टा से। दोनों का ही मीनिंग एक है इंग्लिश में, पॉलिटिकल स्टेटस। पॉलिटिकल का इससे क्या नाता है? क्योंकि उस वक्त किसी भी स्टेट को दो तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी। एक पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट की, दूसरा उस स्टेट की लैंड कितनी है। पॉपुलेशन क्यों चाहिए थी? क्योंकि ताकि उसको पता लग सके कि उसमें यूथ कितनी है, ताकि वो उस यूथ को आर्मी में भर्ती कर सके, और उसका लैंड कितना है ताकि वहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जा सके कि उस स्पेसिफिक स्टेट की लैंड कितनी है, ताकि वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर सके। मीनिंग इनके आगे दो हैं प्लूरल सेंस में कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक है इन द सेंस ऑफ प्लूरल। और सिंगुलर सेंस में अगर हम कि हम कौन से मेथड यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं डाटा कलेक्ट करने में, डाटा क्लासीफाई करने में, इंटरप्रेट करने में, वो हमारा सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक का मीनिंग है। प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन मैंने पहले बता दी है कि इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। इसकी फीचर्स कौन सी होंगी? इसकी फीचर्स है, फर्स्ट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी डाटा सिंगल है तो उसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। अगर ग्रुप ऑफ डाटा नहीं है, जब तक ग्रुप ऑफ डाटा हमारे पास एकत्रित नहीं है तो उसका हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे क्योंकि एक अकेले डाटा की हम ना ही कंपेयर कर सकते, ना ही उसका कोई मीनिंग निकाल सकते। जैसे ए का वेट 40 kg है, इसका हम कोई भी मतलब नहीं निकाल सकते, इसका कोई भी हमारे लिए मीनिंग नहीं बनता। लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा हुए, जैसे बी का वेट 30 kg है, तो इन दोनों से हम इनकी तुलना करके इनका मीनिंग निकाल सकते हैं कि ए है जो बी से 10 किलोग्राम ज़्यादा वजनी है। अगर हमारे पास एक ही डाटा है तो उसका कोई भी मीनिंग हम नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारे पास फैक्ट्स का एग्रीगेशन नहीं होगा तब तक हमारे लिए स्टैटिस्टिक किसी काम की नहीं है। दूसरा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब कि जितने भी हमारे डाटा होंगे वो सारे के सारे अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं तो ही वो हमारे यूज़ के होंगे, अगर वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है तो ही हमारे यूज़ के हैं, अगर वो क्वालिटेटिव फॉर्म में है तो हमारे वो किसी भी यूज़ के नहीं हैं। जैसे रिच, पुअर, बिग, स्मॉल, इनका स्टैटिस्टिक से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी क्वालिटेटिव हैं। जब तक वो डाटा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होगा तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। थर्ड है अफेक्टेड बाय मल्टीपल
कोजेज, मल्टीपल कोजेज। जो हमारे डाटा हैं वो एक से ज़्यादा कोजेज से इफेक्ट होते हैं, जैसे उनको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो एक से ज़्यादा होंगे हमेशा ही। जैसे हमारी डिमांड है, प्राइस है, जैसे प्राइस में अगर बढ़ोतरी हुई है तो किन किन कारणों से हो सकती है? या तो उसकी डिमांड बढ़ गई हो तो उसके प्राइस में इंक्रीज हो सकता है, या फिर सप्लाई डिक्रीज हो गई हो तो भी उसके प्राइस में इंक्रीजमेंट हो सकता है। इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो किसी प्राइस के अपलिफ्टमेंट के कोजेज हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे डाटा हैं उनको इफेक्ट करने वाले एक से ज़्यादा कोजेज मिलेंगे। फोर्थ, रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब जितने ही हम डाटा इकट्ठा करेंगे ये संभव ही नहीं है कि उनमें 100% एक्यूरेसी हो, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा उसका स्तर रीजनेबल होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई 5 kg सामान लेते हैं, उसके तौल में अगर 1 kg की गड़बड़ हो जाती है तो जो इसकी अशुद्धता आएगी, इनएक्यूरेसी आएगी, वो बहुत ज़्यादा है, उसके कारण सारा डाटा एक्सटोर्ट हो जाएगा हमारा। बट अगर यही 5 टन में अगर 10 kg के तौल की गड़बड़ आती है तो ये 10 kg 5 टन में कोई मायने नहीं रखेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डाटा है उसमें एक्यूरेसी जो रीजनेबल होनी चाहिए। अगर 100% भी नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन वो एक्यूरेसी रीजनेबल होनी चाहिए। रिलेटेड टू ईच अदर, नेक्स्ट फीचर है प्लूरल सेंस की। रिलेटेड टू ईच अदर, जितने भी डाटा इकट्ठे किए गए हैं वो सभी किसी कॉमन बेस के आधार पर एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि ए का जो वेट है वो 40 kg है और बी की जो लेंथ है वो 5 फीट है। इन दोनों का जो बेस है कंपेयर करने का वो बनता ही नहीं, क्योंकि ये इसका वजन दिया हुआ है वो केजी में है, इसकी लेंथ दी हुई है वो 5 फीट है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे पास डाटा है उसका जो कंपेयर करने का बेस है वो एक होना चाहिए, यानी कि हमारे डाटा एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए। अगर इसको केजी में कन्वर्ट कर रखा है तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करो, या फिर इसको अगर फीट में कन्वर्ट कर रखा है तो इसको भी फीट में कन्वर्ट करो। सिक्स्थ फीचर है इसकी प्री डिटरमिन्ड पर्पज। प्री डिटरमाइंड पर्पज, जो भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा उसका कोई ना कोई इकट्ठा करने का पर्पज होना चाहिए जो प्री प्लान्ड होना चाहिए। अगर हम बिना उद्देश्य के कोई डाटा एकत्रित कर रहे हैं तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है, वो स्टैटिस्टिक में नहीं आएगा, उसको हम स्टैटिस्टिक नहीं बोल सकते। जैसे कि हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है, उसके प्री डिफाइंड पर्पज हैं। क्यों? कौन से पर्पज हैं? अनेक हैं। जैसे उससे मेल का पता लगता है कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, लिटरेसी रेट क्या है, पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुई है या डिक्रीजमेंट हुई है, बहुत सारे पर्पज हैं। तभी उनको ध्यान में रखकर हम हर 10 साल बाद जनगणना करते हैं। तो स्टैटिस्टिक अगर प्लूरल सेंस में बोलें तो उसकी एक फीचर ये भी है कि जब भी हम डाटा एकत्रित करेंगे तो उसका एक प्री डिटरमाइंड पर्पज होना चाहिए। 7th है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड फीचर का मतलब ये हुआ कि जब भी डाटा एकत्रित किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, ज़रूरी नहीं कि हर बार हम उसको काउंट कर सकें। अगर हमारा फील्ड वास्ट है, रिसर्च फील्ड अगर हमारा वास्ट है, तो वहाँ पर हमें
एस्टिमेशन मेथड की मदद लेनी पड़ेगी। अगर हमारा रिसर्च फील्ड स्मॉल है तो वहाँ पर हम एनुमरेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही क्लास में अटेंडेंस ली जाती है, वो अटेंडेंस क्यों ली जाती है, वहाँ पर अनुमान क्यों नहीं लगाया जाता कि 40 या 45 बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि हम वहाँ पर इंडिविजुअली अटेंडेंस ले सकते हैं, इसलिए वहाँ पर एनुमरेटेड मेथड का यूज़ किया जाता है। दूसरा एस्टिमेशन, अगर कहीं पर प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े लीडर की रैली हुई है तो वहाँ पर जो जनसंख्या आती है उनकी इंडिविजुअल अटेंडेंस नहीं ले सकते हम। अगले दिन जब न्यूज़ आती है तो उसमें ये लिखा होता है कि लगभग 5 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 50,000 व्यक्ति मौजूद थे, तो वो एस्टिमेटेड मेथड होता हमारा। वहाँ पर हम एनुमरेशन मेथड यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो फील्ड है वो वास्ट है। जहाँ पर भी हमारा फील्ड वास्ट होगा वहाँ पर हम एस्टिमेशन मेथड का यूज करेंगे, जहाँ पर हमारा फील्ड स्मॉल होगा वहाँ पर हम एनुमरेशन मेथड का यूज करेंगे। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक वे, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसको सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करना है। सिस्टमेटिक वे में कैसे? जैसे एक कॉलेज को ले लो, एक कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट देख लिए हमने, इकट्ठा कर ली, वो हमारे किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अगर हम आगे क्लासीफाई नहीं करेंगे कि साइंस के बच्चे हैं उनका रिजल्ट ये है, बीकॉम के बच्चे हैं उनका रिजल्ट ये है, जो बीए के बच्चे हैं उनका रिजल्ट ये है, तब तक जब तक हम उनको क्लासीफाई नहीं करेंगे तब तक उस रिजल्ट का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, एक अकेले कॉलेज का। तो जब भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा उसको आगे सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना है। ये थी हमारी प्लूरल सेंस की फीचर्स। नेक्स्ट हमारी अप्रोच थी सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस, इसका मीनिंग क्या था कि डाटा को इकट्ठा करने की स्टैटिस्टिकल मेथड कौन से हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड इसमें हमने ये बताया था। तो इसकी फीचर्स कौन सी होंगी? वैसे इससे फीचर से पहले इसकी 2 डेफिनेशंस हैं, वो कौन सी हैं? फर्स्ट है साइंस ऑफ काउंटिंग, साइंस ऑफ काउंटिंग। सेकंड है साइंस ऑफ एवरेज। और मजे की बात यह है कि दोनों ही नैरो अप्रोच हैं, दोनों ही अधूरी अप्रोच हैं। क्यों? जो साइंस ऑफ काउंटिंग है कि ये कहता है सिंगुलर सेंस में, ये स्टैटिस्टिक को बोलता है कि जो स्टैटिस्टिक है वो क्या है, सिर्फ साइंस ऑफ काउंटिंग यानी कि गणना करने की विज्ञान है, जो कि एक नैरो अप्रोच है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक में गणना तो की जाती है, उसके अलावा और क्या किया जाता है? आगे भी तो प्रोसेस है, उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है डायग्राम में या पाई चार्ट में या ग्राफ में, टेबल में, उसको इंटरप्रेट किया जाता है जहाँ पर फॉर्मूले लगाए जाते हैं। तो इनके बारे में वो हमें कुछ भी नहीं बताती। पहला कारण तो ये है कि ये एक अधूरी अप्रोच है। दूसरा, काउंटिंग, हम वास्ट फील्ड अगर है हमारा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वास्ट फील्ड होगा रिसर्च का, तो वहाँ पर काउंटिंग काम ही नहीं करेगी। वहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा? एस्टिमेशन मेथड यूज होगा। वहाँ पर हम काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमारी पॉपुलेशन का साइज 10 लाख है तो वहाँ पर काउंटिंग कर ही नहीं सकते, वहाँ पर हमारा एस्टिमेशन काम करेगा। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो ये अप्रोच है ये एक नैरो अप्रोच है सिंगुलर सेंस में। दूसरा हमारा साइंस ऑफ एवरेज, ये कहता है कि जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो सिर्फ एवरेज का विज्ञान है, यानी कि औसत निकालने का विज्ञान है। ये ठीक है लेकिन ये भी अधूरी है। क्यों? एवरेज के अलावा इसमें हम डिस्पर्जन भी तो पढ़ते हैं, इसमें हम कोरिलेशन भी पढ़ते हैं, इसमें हम रिग्रेशन भी पढ़ते हैं। उनका यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है इस सेंस में। इन जो 2 डेफिनेशंस हैं इसकी सिंगुलर सेंस में, इनमें इनका कहीं पर भी यूज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं दोनों डेफिनेशन हमारी जो हैं अधूरी हैं, नैरो। सिंगुलर सेंस की आगे फीचर्स कौन सी होंगी? मेन 4 ही फीचर हैं उसकी।
फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके मीनिंग से ही पता लगता है। स्टैटिस्टिकल मेथड, मेथड किसके? डाटा कलेक्शन के। कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के मेथड, क्लासिफिकेशन के मेथड, प्रेजेंटेशन के मेथड और इंटरप्रिटेशन के मेथड। कलेक्शन के मेथड दो हो सकते हैं कि हमारा जो डाटा है कहाँ से कलेक्ट किया है। दो ही सोर्स होते हैं हमारे, एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स अगर वो रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करके खुद अपना डाटा तैयार करता है तो वो प्राइमरी सोर्स हो गया। अगर वो किसी दूसरे के तैयार किए हुए डाटा का यूज़ करता है तो वो सेकेंडरी सोर्स हो गया। क्लासिफिकेशन, इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि चार्ट के रूप में उसको रिप्रेजेंट क्लासिफाई ये क्लासिफिकेशन जेंडर के बेस पर क्लासिफाई कर सकता है, प्लेस के बेस पर क्लासिफाई कर सकता है, और भी बहुत सारे बेसिक हो सकते हैं जिनके आधार पर वो क्लासिफाई कर सकता है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बहुत सारे मेथड हैं, चार्ट है, टेबल है, ग्राफ्स हैं या डायग्राम्स हैं। और इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले लगाकर इन सभी का एक सिंपल मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे परसेंटेज, एवरेज वगैरह। तो ये थी हमारी सिंगुलर सेंस, इससे पहले थी प्लूरल सेंस। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे।